नेट का उसका कुछ प्रॉब्लम है। नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका इस त्रिकाल में। हमारे साथ हैं हमारे साथी विनय ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अच्छी सुबह सुबह मन को ठीक करने वाला एक सर्वे दिखा, लेकिन वो जितना, विनय सर, वो सर्वे में कहने में सवाल यदि सामने आपके आते हों तो कुछ अच्छी बात करनी है। वह है ये सर्वे, उसका जो फाइंड आउट है, या ये सच में बिहार के इलेक्टोरल या देश के किसी भी राज्य के इलेक्टोरल राजनीति को प्रभावित करता है? क्या ये मुद्दा है? दैनिक भास्कर किया एक सर्वे है और उन्होंने सर्वे किया है कि बिहार के लोगों की पहली प्राथमिकता क्या है चुनाव को लेकर के और वोट को लेकर के। शीर्षक बनाया उन्होंने, जो भी सरकार बने रोजगार दे पलायन रोके। अब इस पर जरा बात करेंगे कि ये कितना मुद्दा है, कितना एजेंडा है, और यदि ये मुद्दा और एजेंडा होता तो नेता अलग अलग कुछ कुछ मुद्दों की तलाश में नहीं होते, ये मुद्दे ही सबसे पहले पूरे होते। तो 26% लोगों ने कहा है कि उद्योग लगे और नौकरी लगे। हमने अपने पिछले एपिसोड्स में बात की है कि किस तरह से बिहार के उद्योग धीरे धीरे करके बंद होते चले गए, और उसके जिम्मेवार लालू प्रसाद नहीं है, उसके जिम्मेवार आर्थिक नीतियां हैं जो पीछे से चली आ रही थी। इस पर हमने बात की है। अब तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात की है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नौकरी मुद्दा बनेगा? हालांकि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सभी घरों में नौकरी पहुंचाने का वादा कर दिया है, तो इसके पक्ष और विपक्ष में बातें हो रही हैं। लेकिन जनता यदि वो चाहती है, 26% जनता, तो सवाल तो बनता है कि क्या वोट देते वक्त तेजस्वी का वादा काम आएगा? क्या गंभीरता के साथ सरकारों पर दबाव बना पाती है जनता? 17% जनता शिक्षा चाहती है, और बिहार में हालत यह है कि 76,000 स्कूल्स हैं, और जो गवर्नमेंट स्कूल है, यानी सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल के पास है। छोटे बड़े स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल तो कई हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे स्कूल्स हैं वो 17,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं, और जहां फी 2 लाख से लेकर के 5.5 लाख तक सालाना है। अब आप बताइए, यदि शिक्षा प्राथमिकता हो 17% का, और किसी राज्य में इतना फी देना, हालांकि ये पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का मामला है, क्या जनता का कंसर्न शिक्षा होती तो अलग अलग मुद्दे तलाश रहे होते नेता। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, बचता हूं कई बार, वैसे मुद्दे जिससे जनता के उतने बड़े सरोकार नहीं है। जीतन राम मांझी और अन्य नेताओं को विधानसभा से लेकर के लोकसभा में बात करते हुए सुना होगा कि सबका बेटा, बहुत फेमस नारा भी है लोहिया के दौर का, कि राजा की हो या राष्ट्रपति की संतान या भंगी की संतान, भंगी माफ करिएगा, कोट एंड कोट, उस वक्त के नारे के हिसाब से सबकी शिक्षा एक समान। 50-70 साल से ये नारा चलता आ रहा है, लेकिन क्या ये सच हो पाया? यदि ये 17% की प्राथमिकता, और 17% की क्यों प्राथमिकता है? शिक्षा तो 100% की प्राथमिकता होनी चाहिए थी। स्वास्थ्य की स्थिति है कि अलग अलग डेटा में गवर्नमेंट रिकॉर्ड तो ये कहता है कि 18,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, 4,000 लोगों पर एक बेड है। इतनी भीड़, इतनी कम व्यवस्था, और इसके अलावा ये एलोपैथिक डॉक्टर की बात है, बाकी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में होम्योपैथिक और आदि इत्यादि कई डॉक्टर रजिस्टर्ड होते हैं। यदि ये प्राथमिकता होती तो 2025 में भी बाद की बात है, ये मुद्दा है नहीं है, होगा क्या, इसके पहले भी क्या ये मुद्दा नहीं बन गया होता, और गांव गिरांव तक पीएचसी हो या सब पीएचसी हो, सब के सब सुधर नहीं गए होते? क्या ये हालत होता डॉक्टर और पेशेंट रेशियो का? फिर 23% लोगों के लिए पलायन मुद्दा है। ये पलायन जो है वो बना दिया गया मुद्दा है। मैं तो ये मानता हूं, ये सब बात करेंगे हम लोग 1 घंटे में। ये चूंकि प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, चूंकि कन्हैया कुमार उठा रहे हैं, आजकल लोग यूट्यूब सुनते हैं, वीडियो फेसबुक सुनते हैं, तो लोगों के दिमाग पे पलायन वाला मुद्दा बड़ा चढ़ गया है, तो 23%। लेकिन 23% को ये कोर 17% और 16% स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात कर रहे हैं, 26% रोजगार और धंधे पे बात कर रहे हैं,
तो ये 17 और 16 को 23 पे होना चाहिए था, 50 पे होना चाहिए था। बल्कि पलायन एक अलग प्रसंग है, अन्य 10% और कृषि का मुद्दा जो है 8% लोगों के लिए है। अब इससे जो दैनिक भास्कर ने टॉप 10 सवाल बनाए हैं वो मैं पढ़ देता हूं, जिनके पास आता होगा दैनिक भास्कर, बिहारी लोगों के पास, उन्होंने पढ़ा होगा। तो इन्होंने कहा, पलायन सबसे बड़ी चुनौती है, क्या स्थानीय रोजगार सृजन के लिए छोटे उद्योग, कृषि यूनिट और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा? ये जनता की पहली प्राथमिकता है। आश्चर्य होता है मुझे, रिजल्ट तो ऐसा नहीं कहते। बिहार का 2025 का रिजल्ट भी वैसा नहीं होने वाला है, विनय जी बताएंगे। जनता को मुफ्त सुविधा नहीं, देखिए ये दूसरा वाला सवाल और उसका जवाब जनता का। जनता को मुफ्त सुविधा नहीं, अपने दम पर काम करने का मौका चाहिए। हम चाहते हैं रोजगार, न कि मुफ्तखोरी। ये जो टर्म है, इसलिए मैंने नैरेटिव का भी प्रसंग कहा था, ये मुफ्तखोरी क्या होता है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्कूलों में सिर्फ किताबें नहीं, करियर की दिशा भी बताई जाए ताकि अगली पीढ़ी आत्मनिर्भर बन सके। ना स्कॉलरशिप मिलती है आसानी से, लोन मिलता है, ऐसे में कोई कैसे पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, हमें मदद नहीं अवसर चाहिए। ये सब बिहार की जनता बात कर रही है, लेकिन मैं इसलिए व्यंग में बात कर रहा हूं कि रिजल्ट वैसा नहीं होता। यदि रिजल्ट वैसा होता तो इरिस्पेक्टिव ऑफ, जब आप कह रहे हैं सरकार किसी की भी बने, रोजगार दे, पलायन रोके, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, यानी पार्टियों से अलग मुद्दे होते ही है, क्या राजद, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या जेडीयू, सब के सब आपसे बात कर रहे होते। अब मांझी जी के मुंह से जब से वो गए हैं, मंत्री बने हैं, तब से सबकी शिक्षा एक समान वाली बात खत्म हो गई। उनसे किसी ने पूछ लिया, माइक लगा दिया कि आपके पोती कहाँ पढ़ती है या नतनी कहाँ पढ़ती है, तो वो सवाल से स्किप कर गए। हालांकि मांझी जी बेचारे सवाल तो कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं, पार्लियामेंट में कह तो रहे हैं, कई लोग तो कहने से भी बच रहे हैं। यदि मांझी जी जैसे 50 नेता बोलने लगे तब भी मुद्दा बन जाए। तो यह है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती में पानी, बिजली की जरूरत है, यह भी एक मुद्दा है। सहारा में फंसा हुआ रुपया, ये 7वें नंबर पर जो है। सहारा में बहुत से लोगों को, हम लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, जमीन की चीजें अलग होती हैं। तो सहारा में बहुत से लोगों का अभी भी पैसा फंसा हुआ है। एक जमाने में जेबी जी और जो पैसे फंसते थे, तो वो एक मुद्दा है। खेत में मेहनत किसान करता है पर दाम नहीं मिलता, ये एक मुद्दा है। बाढ़ रोकने की योजना क्या है? बंद चीनी मिलों, चीनी मिल वाला बड़ा अलग है, कब चालू होंगी? और लाखों छात्रों की मेहनत पे पानी फेर रहा है, पेपर लीक कब बंद होगा? ये है सर बिहार की जनता की आवाज, और ये सब हैं मुद्दे, ये सब हैं सवाल। लेकिन वोट तो जात, वोट और बेटी विनय ठाकुर सर जात में ही दिया जाता है। देखिए, धन्यवाद संजीव जी। देखिए, आपने जो पूरी बात कही वो एक बड़ी जो बहस का भी हिस्सा है कि जो एक पहले कहा जाता था कि ये जो तमाम सवाल आपने कहे, एजेंडे जो कहे, इसमें दो बातों पे हमको गौर करनी चाहिए कि कौन सा आंसर जो है वो व्यक्ति जब बात कर रहा है तो वो फॉर्मली बात कर रहा है या इनफॉर्मली बात कर रहा है। और इसीलिए जो व्यक्ति के जवाब इस पर निर्भर करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म किया गया। और इसीलिए राजनीति में उन लोगों की दखल बढ़ जाती है जो लोगों के विचारों को फॉर्मुलेट करके एक खास दिशा देने की काम करते हैं। और ये आजकल बाजार में उपलब्ध है, जिनको हम सब लोग स्पिन डॉक्टर्स कहते हैं। तो एक बात थी कि मैन जो है, पहले जो कहा जाता था कि रैशनल एनिमल है, और उसको चुनौती मिली, और उसके बाद बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट उन्होंने कहा कि नहीं, मैन जो है रैशनल एनिमल नहीं है, इररेशनल है। उसकी जो एक्टिविटी होती है वो भावनाओं से और उसके एटीट्यूड से और इमोशन से वो ज्यादा गवर्न होती है। और इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का आजकल बोलबाला है, जो ईक्यू का, आईक्यू के बजाय जो है ईक्यू का भी बोलबाला है। तो वहीं से हमारा वो सवाल भी निकलता है, और वहीं से आप चीजें देखेंगे कि किस तरह से फ्रेम और वो स्लांट होती है। एक मजेदार बात आपको बताऊं, आपने चीनी मिल की बात की। चीनी मिल का मामला आज भी उठ रहा है। आप 30 के दशक में जाएंगे तो बिहार में चीनी मिल को लेकर के
जो लीडरशिप के जो दो ग्रुप हैं, दोनों के अलग अलग एटीट्यूड है। जहां जो अपर एटीट्यूड जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो चीनी मिलों की वकालत करते हैं, वहीं स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे लोग जो जमीनी किसान नेता है वो चीनी मिल की मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं कि किसानों को जो है चीनी मिलों की बजाय जो है अपना गुड़ बनाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और वो उनको ज्यादा मजबूती दी। और उसमें फिर वो भी एक साइड से एक पूछ जुड़ती है कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो एक चीनी मिल के डायरेक्टर हो गए थे, वो भी जमींदार थे और वो भी। तो यहाँ पर ये चीज जो नीतियों का मामला है, ठीक है ना, नीतियों का मामला जो साझेदारी का मामला है ना, और किसी चीज को लेकर आप कैसे अप्रोच करते हैं। तो बिहार में जो चीजें हुई है, जो जैसे नौकरी का आपने देखा कि एक बड़ा वर्ग जो है नौकरी का सवाल करता है, एक बड़ा वर्ग जो है शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा का बात करता है। अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। जो वर्ग जो किसी भी वजह से गांव में टिक गया है और थोड़ी सहूलियत में है, उसको गवर्नेंस के मुद्दे ज्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण है और उसके लिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवा सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाए ये ज्यादा जरूरी है ना। लेकिन जिसके लिए जिसकी इकोनॉमी सब्सिस्टेंस की है, ये जिसके लिए वो जो लेयर है उस लेयर से नीचे गिरने से अपने आप को बचाने का मुद्दा है, उसके लिए ये सवाल है, नौकरी का सवाल है, उसके लिए भागीदारी का सवाल है, उसके लिए वो बड़ा मुद्दा है, उसके लिए पलायन बड़ा मुद्दा है कि उसको जो है। लेकिन विनय सर, यदि वोट देते वक्त देखिए जो मुद्दे वही तो हम कहे ना कि जो इरेशनल वाली बात मैंने इसीलिए कही कि वोट देते वक्त जो है ये सब जो फॉर्मल जो आंसर है इसकी बजाय जो इनफॉर्मल आंसर है, जिसको मैं बार बार कह देता हूं कि मर्जाद जो है उसकी नाक किसमें ऊंची होती है, उसकी नाक इसमें ऊंची होती है कि उसके जात वाला कोई बन गया या उसके गांव का कोई बन गया, कैसी चीजें। सर नाक ही नहीं, नाक के अलावा जैसे गर्व भी होता है, प्रेरणा भी मिलती है, ये सब होता है। जैसे बहन जी यदि हो, बड़ा अच्छा एक लेख है हम लोगों ने भी छापा था अपने यहाँ स्त्री काल में, ये इनका है प्रोफेसर विवेक कुमार का। मनोरमा जी आपका स्वागत है। तो वो सब है, वो अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन सवाल वही है कि जो इवन मध्य वर्ग जो वंचित है वो भी इन सवालों को सेंटर में, जो कॉमन स्कूलिंग है, तब पार्टियां कुशवाहा नहीं खोज रहे होते, भूमिहार नहीं खोज रहे होते। एक और चीज याद दिला दो संजीव जी, यही पे आपको जोर देता हूँ, आप अपनी बात आगे ले जाइएगा कि ईएच कार ने हॉब्सबॉम ने कहा कि मध्य वर्गीय यूरोप में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में अपवर्ड मोबिलिटी के लिए दो ही मात्र रास्ते थे। एक आर्मी था जो आपको ब्लू ब्लड के अलावा आपको रास्ता देता था ऊपर एम्पावरमेंट का, और दूसरा शिक्षा थी, क्योंकि शिक्षा उस समय बहुत रिस्ट्रिक्टेड। आज जो है थोड़ा अलग चीजें हैं। आज जो ब्लू ब्लड का मामला किनारे चला गया है, वो पीछे है क्योंकि सबके पास वोटिंग राइट्स है। तो अब स्टेट जो है एक इम्पोर्टेंट है। मैंने वो थोड़ा ज्यादा हस्तक्षेप कर दिया, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं ठीक है, अब आप, मुझे नहीं करनी थी, आप ही को करनी थी। हाँ, तो वो जो अब जो हुआ ये है कि बजाय इसके कि स्टेट भी मजबूत हो और वो भागीदारी उनको एम्पावर करे, लोगों ने स्टेट के ऊपर इतना बोझ डाला है कि एक स्टेट जो पहले से ही बाजार में हारा हुआ महसूस कर रहा है, बाजार को कंट्रोल करने की उसकी हैसियत नहीं है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स अभी इस स्थिति में आ गए कि पूरी की पूरी राजनीति को वो नियंत्रित कर सकते हैं, वो आपके ओपिनियन को नियंत्रित कर सकते हैं, और आपके नियंत्रित ओपिनियन के बावजूद अगर परिणाम उनके विपरीत जाता है तो उसको भी वो जो है खारिज करने की स्थिति रखते हैं।
जी ये एक खतरनाक स्थिति है कि जो सामाजिक न्याय का भी जो सवाल है, सामाजिक न्याय के नेताओं ने जो दूसरे चरण के जो काम करने चाहिए थे, उनको लैंड रिफॉर्म्स का काम करना चाहिए था, उनको इस बात पे गौर करना चाहिए था कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है और आज इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर की भूमिका बड़ी है, नॉलेज की भूमिका बड़ी है। तो कैसे वो नॉलेज और स्किल गैप को पूरा करके समाज के उस सेक्शन को एम्पावर करने की चेष्टा की जाए। मैंने बिल्कुल। तिरपुर के आसपास एक बड़ी डेयरी, एक बड़ा ब्रांड है जो वहां का मक्खन जो है वो उसको जीआई टैग मिला है और काफी दिनों तक फ्रेश रहता है। मैंने कुछ लोगों से पूछा तो वहां मुझे पता चला कि वहां दुकानें और उद्योग तो वहां के लोगों की है, पर वहां काम करने वाले जो है मुझे चंपारण के मिले और बिहार की जगह से मिले। आप देख लीजिए, तमिलनाडु आ जाइए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप देख लीजिए जो होटल इंडस्ट्री में देख लीजिए, बिल्कुल। खास करके एक बाग A to B में आपको लोग बिहार के भड़े पड़े मिलेंगे। तो ये, और लेकिन देखिए ये सच है, पलायन वाली बात हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। मनोरमा ने बड़ा एक बात भी की, बाद में भी इन्होंने भी पीस लिखा है। हमारा मुख्य सवाल यही है कि हमने आंकड़े बताए जो आज भास्कर में छपा है, और वो ये कि इस तरह से 26%, 23%, 13% पलायन, नौकरी इसकी इत्यादि इत्यादि की बात कर रहे हैं। एक बात मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को अभी भी ये अभी रुचि होगी कि एनडीए वाला सुलझा कि नहीं सुलझा, और हमने थंबनेल में भी डाल दिया है ताकि कुछ लोग आके इसको देखें हमारे बातचीत को। तो मैं उनके लिए सूचना दे दूं कि कल ब्रेकिंग चलाया गया, रोज ब्रेकिंग चलता है कि एनडीए का सुलझ गया, कल भी चलाया गया। चिराग पासवान थोड़ा मान गए थे तो ऐसा चलाया गया कि एनडीए का सॉल्व हो गया, लेकिन अब सुनने में आया है कि मौसा माने तो फूफार उठ गए हैं। यानी चिराग जी मान गए हैं तो अब मांझी जी उठ गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा उठ गए हैं, वो लोग भी अपना दबाव बढ़ा रहे हैं। तो आज थोड़ा एक्सरसाइज और बढ़ गया है। इसलिए फिर मैं दोहरा दूं कि सीटों की संख्या के लिए यदि आप चैनल दर चैनल कहीं जा रहे हैं तो मत जाइए, अनाउंसमेंट तक का इंतजार करिए और कुछ ऐसी बातें जो आज हम लोग कर रहे हैं उस पर गौर करिए और बात करिए। मनोरमा, सवाल यही है, एक बात है कि 70-75 साल हुआ है, लोकतंत्र डेवलप हुआ है, लोग अपना अपना आईना खोज रहे हैं, लोकतंत्र में अपना चेहरा देख रहे हैं। हो सकता है ये दौर हो और 5-10 साल चले जिसमें लोग अपना चेहरा खोजें। अब अति पिछड़ा और दलितों का सेक्शंस को लेकर के भी कई जगह बंटवारे भी हो गए, रिजर्वेशन का सवाल। लेकिन 10 साल बाद शायद होपफुल रहे कि ये जो नौकरी का मामला है, बताइए 40,000 के आसपास, 36 से 37,000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर, जबकि आदर्श है, ये गवर्नमेंट का काम है कि 1,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, 4,000 पर एक बेड। ये मुद्दा नहीं है, शिक्षा समान शिक्षा मुद्दा नहीं है। 2 लाख से लेके 5 लाख रुपया प्राइमरी एजुकेशन में खर्च हो रहा है, प्राइमरी एजुकेशन में खर्च हो रहा है प्राइवेट स्कूल्स में। हालांकि तब भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा है, 76,000 स्कूल उसके पास है, उसके सुधार की कोई व्यवस्था नहीं, कोई मुद्दा नहीं। वोट और बेटी तो जात में दिया जाता है मनोरमा। जी, और लेकिन लगातार आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। ये अभी अभी तक तो खैर जाति केंद्रित है और वो जो तमाम समीकरण है उसी को लेकर बात की जाती है। लेकिन जैसे आज भास्कर की वो आपने शेयर की कि 26% लोग चाह रहे हैं कि जो है रोजगार उनका मुद्दा है, 23% लोग जो है वो अहम मुद्दा है वो है पलायन रोकने का। बाकी और कई सारे मुद्दे हैं जिसमें अस्पताल से लेके स्कूल से लेके और तमाम है, उन सब की बात है, लेकिन इन्हीं दोनों पे फोकस करते हैं। तेजस्वी यादव ने जैसे एक सरकारी नौकरी की बात की है, हालांकि वो बहुत ही किस तरह से उसको पूरा करेंगे वो अलग बात है, लेकिन जो है उन्होंने ये वादा तो किया है और ये वादा जो है लोगों में एक उम्मीद देगा और उम्मीद टूटेगी तो ये भी मतलब उसको पूरा करना भी उनकी जो है जिम्मेदारी बनती है। पलायन जहां तक है, पलायन हम लगातार पलायन पे बात कर रहे हैं, पलायन के कई कारण जो है वो तमाम या बिहार के पिछड़ने के, लेकिन अगर ये पिछले 20 साल में भी फोकस करें, अगर ये सरकार दावा करती है कि उसने काम किया है और लोगों को, तो फिर ये 5 गुना राष्ट्रीय औसत से ज्यादा पलायन क्यों है? और सिर्फ बिहार का पलायन ऐसा पलायन नहीं है,
वो पलायन इस तरह का है जिसमें कि सरकार को पता नहीं है ना, अगर मान लीजिए हो रहा था तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें जोड़ी जा सकती थी। रजिस्ट्रेशन कराइए आप, रजिस्ट्रेशन करा करके उनका जो है जिससे पता चले कि, और कुछ योजनाओं में उनको लाइए, वो अगर कहीं जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा पता चल रहा है कि जा रहे ट्रेन से कट गए, ना इधर से कुछ मिला ना उधर से मिला, आपका जो परिवार का सदस्य है बिहार के किसी भी परिवार का, वो ऐसे ही चला गया, ना उसको कहीं से मुआवजा, वो संख्या में नहीं है, गिनती में नहीं है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, और वो घर से निकलता है इस तरह से। तो ये तमाम चीजें सिर्फ ये नहीं है कि पलायन है, वो इतना असंगठित है, वो इतना अनप्लान्ड है, वो इतना असुरक्षित है बिहार के नागरिकों के लिए, जनता के लिए, ये तमाम फैक्टर भी उसमें आकर के जोड़ते हैं। तो अभी जो ये मांग लोगों की तरफ से बहुत जायज है, और मेरे ख्याल से इसको मतलब कि बिना एड्रेस किए अब ये सेंट्रल इसमें आ रहा है। और पलायन को लेकर के सिर्फ ये नहीं है कि आप अगले कुछ दिनों में, ये नहीं हो सकता कि अगले अचानक 2 साल में आप पलायन रोक देंगे, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगले 2 साल में बिहार से जो बाहर जाएं वो सरकारी निगरानी में जाए, पता हो बिहार की जनता को कि वो बाहर जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, किस राज्य में जा रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है फिर भी ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। फिर भी एक हो सकता है कि तुम्हारा कोई माई बाप है, जैसे बिहार की जनता बगैर माई बाप बिल्कुल। देखिए पलायन 23% लोगों का मुद्दा है। संजीव जी, इसमें मैं भी एक वो जोड़ना चाहता हूँ। उसमें और मैं जोड़ दूं तो साथ में आप विनय सर बताइएगा कि पलायन मुद्दा है, लेकिन आप जो मनोरमा सवाल उठा रही हैं, कोरोना के दौरान आने जाने में जो दिक्कतें हुई, लोग मरे, वो मुद्दा नहीं बन पाता। चुनाव के बाद आप देखिए मोदी योगी जी की जबरदस्त वापसी होती है उत्तर प्रदेश में। ये दोनों ही राज्य पलायन पीड़ित हैं, बिहार का मामला नहीं है सिर्फ ये। और बिहार में भी आप देखिए कि किस तरह से मतलब रिजल्ट आया है, 2024 वाला जो रिजल्ट आया है। तो मुद्दा अलग, बोलने के लिए 23% का मुद्दा है ये, लेकिन इलेक्टोरल इम्पैक्ट जो होता है वो वोट और बेटी वाला होता है विनय सर। हालांकि हमने कहा कि 10 साल हो सकता और रहे। जी विनय सर। आगे जो बोलना है। संजीव जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पलायन का जो राजनीतिक पहलू है, इसकी दुखद बात ये है कि जो पलायन कर रहे हैं उनको उनके राज्य में तो डिसइनफ्रेंचाइज किया ही गया, जहां वो गए हैं वहां भी उनको वोटिंग राइट्स मिले नहीं है। तो वो एक ढंग से जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी के वेस्टलैंड में है, बिल्कुल ही वल्नरेबल हैं, और उनको किसी भी तरह का लीगल और सरकारी प्रोटेक्शन नहीं होता, ना उनकी बात संगठित तौर पर कोई बिहार के नेता या कोई कहीं के उठाते हैं। अगर तिरपुर में 2 लाख जो अगर बिहारी मजदूर हैं, तो कोई जाके तिरपुर में संबोधित नहीं कर रहा है कि वहां का जो एमपी है या वहां का जो एमएलए है उसको इस बात की परवाह हो कि अगर वो इन लोगों की केयर नहीं करेगा तो उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वहां के जो मालिक है वो मालिक अपने आर्थिक हितों की वजह से भले उनको कुछ सहूलियत दे दे कि उनको रहने के लिए दे दे या उनको खाने की चीजें अब मिल जाए, लेकिन उनका कोई संगठित तौर पे कोई देखने वाला नहीं है। देखिए, आप इकोनॉमी का कौन सा मॉडल अपनाते हैं वो बहुत कुछ तय करता है। ऐसा नहीं है कि जब लैंड रेवेन्यू बेस्ड भी था तो बिहार की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि आप ये देखिए कि बिहार के किसान हाथी पालते थे, और सोनपुर का मेला इसके लिए प्रसिद्ध था कि वहाँ हाथी बिकने के लिए। लेकिन बिहार में ये भी था कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन इतना असमान था कि ऐसे लोगों के पास इतनी जमीन थी, परती छोड़ देंगे, लेकिन लैंडलेस उससे जो थे वो लैंडलेस थे, तो वो उसको बाहर जाना ही था, तब भी बाहर जाना था, आज भी जाना है बाहर। नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसके बावजूद जो है यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई थी, और जो नदियां जो थी, सरप्लस इकोनॉमी थी बिहार की उस दौर में, असमानता थी सब जगह। आपने जो बात की वो बात हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी के आधार पर जब वोटिंग राइट्स मिले तो बिहार में सबसे कम लोगों के पास में वोटिंग राइट्स थे। इसके बावजूद जो हमारे जो रिसोर्सेज है, जो जल संसाधन है, जो जमीन की जो उर्वरकता है, उसका किस तरह से उपयोग करेंगे, नेविगेशन का किस तरह से उपयोग करेंगे, वो सारी चीजें जो है वो ध्वस्त हुई। फ्लड का मैनेजमेंट नहीं हुआ, रेल का इस ढंग से विकास हुआ कि और वो जो
जो मैं थोड़ा सा इसको डिफर करूंगी, ठीक है। आप देखिए कि पंजाब में भी ऐसा नहीं, पंजाब में 2.5 करोड़ के करीब में आबादी है पूरे पंजाब की, उसे 50 लाख से ज्यादा जो है प्रवासी, उसमें मैक्सिमम जो है बिहार के लोग हैं, तो वो वहां पर जाकर के काम करते हैं। आप देखिए लुधियाना जैसा शहर, उसकी डेमोग्राफी, उसका पॉलिटिकल वोटिंग पैटर्न, सब कुछ प्रवासियों ने बदल दिया, चाहे लुधियाना हो तो चाहे जालंधर हो, वहां इतने ज्यादा बिहारी। लेकिन आप एक्सक्लूजन देखिए वहां पर, यहाँ तक कि उन लोगों ने जो जलाने का जगह है या होता है शमशान, वो बाउंड्री दे दे के अलग बनाना शुरू कर दिया। वो जो पंजाबी लोग हैं, सिख लोग हैं, वो लोग हैं, उनका अलग है, और जो इधर से गए हैं लोग हैं, मतलब उनके लिए अलग है, या फिर जो मतलब एसिमिलेट इस तरह से नहीं किया है, उनको बाड़ा में रखेंगे लेकिन वो उसी तरह का है। तो उनको मजदूर भी चाहिए, स्टेशन पे खड़े भी हो जाएंगे, एक ही मजदूर उनके घर एक फैमिली रिलेशन की तरह से हर साल काम कर रहा है, लेकिन एक अलग तरह का वो भी है, एक अदर्सनेस भी है, दोनों चीजें एक साथ है। और वो बिहार नहीं है, बिहार सोनार बांग्ला का हिस्सा था। सोनार बांग्ला का हिस्सा होने का मतलब है कि बिहार वो था जब मुगलों के समय में, या अंग्रेज जब आए, अंग्रेज ऐसे थोड़ा ना बर्बाद किए पूरे नील्हे को नहीं, लेकर। वही बात तो मैं कह रहा हूँ, वही बात तो मैं नहीं, कह रहा हूँ। बिहार सब कुछ कर रहा था, बिहार को ऐसे लाया गया है, कहने का मतलब है कि बिहार को नहीं चाहिए था, बिहार खाना दे रहा था, बिहार गेहूं दे रहा था, हाँ, चावल तो दे रहा उसमें था, आप सब्जियां डिफर दे नहीं रहा कर था। रहे हैं ना, आप उसी बात को आप बढ़ा रहे हैं कि जो बिहार जो था, वो बिहार आप 81 से देख लीजिए, पॉपुलेशन 1881 में पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट थी। हाँ पहले उन लोगों का देखिए सरप्लस इकोनॉमी थी, जो हाँ चीजें देखिए, जो बेस्ट क्वालिटी मील यहाँ होती थी, बेस्ट क्वालिटी जो अफीम यहाँ होती थी, बेस्ट क्वालिटी साल्ट पीटर यहाँ होती थी। हाँ, पटना एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था यहाँ पे। और बिल्कुल, मैंने तो बिल्कुल पढ़ा है कि सिवान का पूरा वो इलाका, एक जो सॉल्ट का एक जो था वो, उसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, जहां से हाँ यहाँ हाँ, से एक्वायर करते थे अंग्रेज। वो एक और पूरा एक अलग अलग। इसके हाँ इसके बावजूद जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिसमें ओपियाइड यूज होता है, उसकी कोई बिहार में कोई यूनिट बनी नहीं, कोई लाइसेंसिंग नहीं हुए, हमेशा इलीगल अफीम की खेती की बात होती है। मैं इसी बात को कह रहा था कि कौन सा मॉडल बिहार को दिया गया डेवलपमेंट का, लेकिन संगठित रूप से। एक कैरेक्टर बिहार का रहा है विनय, वो ये कि जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री लगाने को लेकर के जो बिहार के जमींदार लोग थे, बहुत सारे जमींदार थे बिहार में, उन्होंने भी इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किया था। जैसे कि मान लीजिए और जगह में एंटरप्रेन्योरशिप था, ये बिहार की एक अपनी समस्या भी है यहाँ के लोगों में। आप एक दरभंगा वाले महाराज को छोड़ दीजिए, तो आपको फिर नहीं मिलेंगे वैसे जो एंटरप्रेन्योरशिप दरभंगा महाराज ने किया था, उसके अलावा आप और किसी भी जमींदार में आप नहीं देखेंगे जिन्होंने मिल्स लगाए, जिन्होंने वो सब कराया। तो जिनके पास पूंजी थी उन्होंने भी बिहार में नहीं लगाया, और बाकी जो लोग आए थे पूंजी लेकर के, वो 84 तक आते आते 80 खत्म होने से पहले वो समेट के बिहार से चले गए। नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि जो जो प्रभु वर्ग है, और जो सरकारों ने भी कोई बहुत व्यवस्थित काम नहीं किया इंडस्ट्री के लिए, कि किस तरह की इंडस्ट्री बिहार में डेवलप हो सकती है। दुनिया में बिहार से छोटे राज्य जो कृषि आधारित उद्योग करते, वो भी हमसे बेहतर स्थिति में। हमने एग्री प्रोडक्ट और फूड प्रोसेसिंग में कोई काम नहीं किया। मखाना ब्रांडिंग हुई, मखाना बोर्ड बना, पर मखाना का जो, आप केरल का मॉडल देखिए, केरल में कटहल एक चीज जो है, जैक फ्रूट की एक पूरी आपको लाइन मिलेगी प्रोडक्ट के। कटहल का कोई एक भी चीज नहीं जिसका वो बेकार जान, आपको उसकी आपको केक मिलेगी, उसकी आपको खीर मिलेगी, उसके उसके चिप्स मिलेंगे। उसी तरह केला का देख लीजिए, बिहार लेकिन में उनका उसकी जड़ में हमने ये भी देखा, उस दिन संजीव जी के साथ बात कर रहे थे कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिहार के साथ भेदभाव किया गया और नहीं दिए गए पैसे, जो नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल के अंदर में जो सड़कें बनवाई, उन सड़कों का पैसा बिहार का जो बुनियादी स्ट्रक्चर के लिए जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो आप देखिए, पहले हमारे प्राथमिकता थी कि आप अपने गांव में अपने घर से निकलकर स्कूल, स्टेशन या बस स्टैंड पहुंच जाए, ये बड़ी बात थी। और ये मैंने देखा है, मेरे इलाके इन सब के इलाकों के गांव को मैंने देखा है, कितनी बड़ी समस्या थी कम्यूटिंग, बहुत बड़ी समस्या थी। ऑलमोस्ट
99% गांव की समस्या थी कम्यूटिंग की, मेन रोड पे कैसे आया जाए। तो अब ये किसी को समस्या नहीं है, लेकिन ये पिछले 20 साल में हुआ जो 40 साल पहले होना चाहिए था। तो आप 20 साल मनोरमा उसमें ये भी एक गौर करने की बात है कि ट्रांसपोर्ट का कौन सा मॉडल आपने अपनाया, ठीक है ना। बिहार में हमारे पास ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा मॉडल डेवलप करने के लिए था जिसको हम करते तो वो हमको बहुत चीप होता। हमारे पास जो नदियां जो थी, हमारा पूरा व्यापार जो होता था वो लो कॉस्ट रिवर नेविगेशन के जरिए होता था, जो कि पूरी की पूरी खत्म हो गई। आज अगर सोलर प्लेट्स की टेक्नोलॉजी और आप जीपीएस, वो तो था विनय, लेकिन वो तो था, लेकिन घर से जैसे मान लीजिए अभी कोई एक, मान लीजिए उसके घर में बहुत सब्जी हुई है, उसको ले जाकर के पास के मंडी में बेचना चाहता है, वो भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन आज की डेट में नहीं है, वो आज की डेट में वो नहीं है। वो अपना उसके पास गाड़ी भी है, अपना वो निकाल करके, कुछ नहीं तो जैसे मेरे इलाके के लोग हैं तो जो बगल का कस्बा है वहां पर जाकर के कम से कम वहां पे वो सेल कर सकते हैं। लेकिन यही 20 साल पहले वही मैं कह रहा हूँ कि पहले बिहार में जो था, जो नदियों का जो साइकिल था और जो ट्रेड का साइकिल था, दोनों इन सिंक थे। फसल होती थी, फसल के बाद जो बारिश होती थी, नदियों में पानी होता था, सारी नदियां नेविगेशनल होती थी और वो प्रोडक्ट जो थे बड़े शहरों तक जाते थे, पटना और कलकत्ता तक। वो वाला एरिया जो है, हमने जो नया जो मॉडल हमने विकास, ये ब्रॉडर पिक्चर आपने रखा। हम लोग कई बार हम लोगों के डिस्कशन में ये बात आती है कि बिहार एक बेहतर पोजीशन में इकोनॉमिक स्तर पे कभी रहा है, लेकिन धीरे धीरे इस पोजीशन में। अब सवाल, आज का सवाल वही है कि वो तो ठीक है, आज का यथार्थ ये है कि बिहार से पलायन है, इसमें कोई दो मत नहीं, लंबे दौर से पलायन है। ये लालू जी को विलन बना करके बात करने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी इस बात से कि आखिर क्यों इलेक्टोरल मुद्दा नहीं बन पाता, वैसे सवाल जिससे जनता का रोज रोज का साथ खा है। क्या आपको लगता है, मैंने वही सवाल किया कि अभी एक दौर है, लोग डेमोक्रेसी में अपना चेहरा देखना पसंद कर रहे हैं, तो वो चेहरा खोजेंगे, लेकिन फिर उन्हीं चेहरों से इन बुनियादी सवालों का प्रसंग आएगा, या कोई अनंत सिंह उठ करके अपना टिकट अनाउंस कर देगा, कोई अशोक महतो से तेजस्वी यादव मिले कि नहीं मिले, ये सारी चीजें, वो भी कास्ट लाइन पे चीजें होती रहेंगी। देखिए, ये जो संजीदा चीज जो होनी चाहिए थी कि कोई ये बताए कि आप अपने लिए हॉस्पिटल मांग लेंगे और कोई हॉस्पिटल दे देगा। इससे ज्यादा जरूरी साथ में ये भी है कि वो हॉस्पिटल चलेगा कैसे। नहीं, हॉस्पिटल दे देगा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, मनोरमा से इसी पे बात करेंगे, हॉस्पिटल तो बाबा भी दे देता है, इतने बाबा हरियाणा और ये समस्या सिर्फ बिहार का नहीं है कि नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है। जितना आपके पास गवर्नमेंट स्टेट फेलियर होता है, वो सारी व्यवस्थाएं तो लोग दे ही देते हैं। ये बृजभूषण भी दे देगा, जो और राजपूत आइडेंटिटी के नाम पर आप देखिए कोई भी दल उस पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करता है। तो यही सवाल है कि स्टेट के सामने, स्टेट को रिस्पॉन्सिबल इन मुद्दों के प्रति जो इलेक्टोरली होना चाहिए, वो पूरे देश में भी बनाए जाने की कोशिश नहीं होती है। जनता के सरकार आज अलग क्यों है? थोड़ी देखिए संजीव जी, थोड़ी सफोकेशन देखिए मोकामा को लेकर के लोगों में देख रही हूं मैं कि वो लगातार बोल रहे हैं कि इन सारे बाहुबलियों से अलग करो, मोकामा ये नहीं है। मोकामा जो है मैकडॉवल था, मोकामा जो है नाजरत हॉस्पिटल था, मोकामा जो है वो बाटा का कारखाना था, और मोकामा जो है वो जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता था। तो मोकामा की आइडेंटिटी, मोकामा जो है वो नेविगेशन वाले रूट में जो है कभी वहां पे स्टीमर चला करता था और कलकत्ता तक जाता था, तो वो और वहां से पूरी दुनिया में फिर वो सामान जाता था। तो ये लेकिन चुन के आनंद सिंह आएंगे, हाँ, चुन के आनंद सिंह आएंगे, मोकामा टाल आएंगे, हाँ, मोकामा टाल के लिए जाना जाता था, जिसको दाल का कटोरी कहा जाता था। तो ये चीजें जो है मोकामा की पहचान हुआ करती थी, जो पिछले 20 सालों में बाहुबलियों के नाम पर मोकामा को टाई कर दिया है, उसके पहचान को, उसके आइडेंटिटी को। तो लोग सफोकेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग सफोकेट नहीं हो रहे हैं। इस सफोकेशन के बावजूद एक क्वेश्चन सेटल नहीं हुआ है ना। वो क्वेश्चन ये है कि उस इलाके का चेहरा कौन है, ये अशोक महतो कि अनंत सिंह?
ये क्वेश्चन पहले सेटल करेगी जनता, ऐसा लगता है। ये सेटल हो जाएगा तब अनंत सिंह और अशोक महतो दोनों से मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। संजीव जी, यही पर जो है मुझको तमिलनाडु की याद आती है कि ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में जाति जो है प्रोमिनेंट नहीं है, वहाँ की पॉलिटिक्स में खूब प्रोमिनेंट है। भले लोगों उत्तर में लोगों को नहीं समझ में आती हो, लेकिन कामराज ने भले नाडर लोगों को आगे बढ़ाया पॉलिटिक्स में, लेकिन साथ साथ तमिलनाडु का भरपूर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और तमिलनाडु से लोग दूसरी जगहों पर जा करके वो इंडस्ट्री के सीक्रेट सीख करके आए। पहले तमिलनाडु में जो था वो जो क्रैकर इंडस्ट्री कभी पहले तमिलनाडु में नहीं थी। लोग वहां से जाके कलकत्ते से सीख करके आए कि कैसे दिया सलाई उद्योग काम करता है, कैसे पटाखा उद्योग काम करता है। और उसके बाद आज देखिए कि तमिलनाडु जो है वो क्रैकर इंडस्ट्री का एक नंबर का सोर्स है। कोयम्बटूर में कैसे लगातार जो है लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप वो तिरुपुर में देखिए, करूर में देखिए, आप देखेंगे पूरे देश में। मैंने भास्कर के लिए इंटरव्यू किया था जो प्रेस्टीज के ग्रुप के हैं, तो उसमें मैंने एक बार और जिक्र किया होगा कि वो लोग जो है माइग्रेट होकर के आए थे सिंध से, और वो उस जमाने में पार्टीशन से भी 10-20 साल पहले की बात है। तो कोयम्बटूर वो जगह थी जहां वो लोग मनी लेंडर का काम करते थे। तो कोयम्बटूर वो जगह थी, भारत में सबसे ज्यादा सूद पे पैसा लेने वाले लोग कोयम्बटूर में थे। तो मनी लेंडर आपके पाकिस्तान के उस हिस्से से आकर कोयम्बटूर में बस गए, और इन्हीं लोगों के परिवार ने पहला पेट्रोल पंप खोला, चाहे ऊटी में खोला हो, चाहे वो उसके आसपास जो है वो तमाम चीजें। तो आप ये चाकू करके कुछ नाम है, नाम मैं भूल रही हूँ, जो अभी हेड है उसके। तो लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि कोयम्बटूर अभी की बात नहीं है, आजादी से पहले वहां पे किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन था, लोग पैसा ले रहे थे सूद पे। भारत में उससे ज्यादा सूद कहीं नहीं देने वाले लोग थे, और इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, अपने बलबूते पे लगा रहे थे। आज मैन्युफैक्चरिंग हब है कोयम्बटूर, कितने सारे चीजों का, डायमंड हो, गोल्ड हो, माइक्रो मतलब कि जो भी सेमीकंडक्टर हो, क्या नहीं है कोयम्बटूर में आज। मनोरमा कर्नाटक में भी एक शहर है उडुपी, जहां से 3-4 बड़े बैंक वहां से शुरू हुए, क्योंकि वहां लोगों के पास में सरप्लस पैसा था और उन लोगों ने फिर पैसा देना शुरू किया, और वहां से बहुत सारे बैंक, देना बैंक और बहुत सारे बैंक वहां से शुरू हुए। आप तमिलनाडु में देखेंगे टीएनबीसी बैंक जो है पहले नाडरों का बैंक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक कैरेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। बिहार के पूंजीपतियों, जमींदारों, उनका कैरेक्टर जो है वो बाकी जो भारत के अन्य राज्यों के जो पूंजीपति और वो रहे उनसे अलग रहा। वो बहुत पैसिव रहे, एक दरभंगा महाराज को छोड़ दीजिए तो। नहीं, नॉर्थ में एक एग्जाम्पल है इलाहाबाद बैंक का, जो कहा जाता है कि कायस्थों का उसमें पैसा लगा था, और पंजाब नेशनल बैंक उत्तर पंजाब में। पर आप जिस बात की ओर इशारा कर रही हैं वो बात दुरुस्त है कि हमारे बिहार के नेताओं ने शुरू में इंडस्ट्री के और आगे के बिहार के फ्यूचर पे संजीदा तौर पे काम नहीं किया, और बाद में बिहार का लगातार जो 2 विभाजन हुआ उससे उसके आर्थिक जो पावर हाउस हुआ करता था बिहार, वो जाता रहा। पहले उड़ीसा का जिन पंचवर्षीय परियोजनाओं से शुरू हुआ बिहार का जो असंतुलन, वहीं से आवाज वहीं से उठनी चाहिए थी, और वहीं से करेक्शन शुरू होना चाहिए था। आज जो 50 साल के बाद ये रिग्रेट है, 30 साल के बाद जो रिग्रेट है, वो इसलिए है क्योंकि उस समय आवाज नहीं उठाई गई, और अभी सब मिलकर के एक स्केपगोट बनते कि लालू यादव, जंगल राज लालू यादव, ये और भी गलत है। आज तो आपके पास सहूलियत है कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बाईपास करके आप सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री को खड़ा कर सकती, कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग जाकर के बाहर के राज्यों में स्टार्टअप, क्योंकि आज जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। आज आप 1000 लोगों को एम्प्लॉय करके बड़ा सेटअप नहीं बना सकते हैं। आज 10 लोगों का बना करके कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले कॉटेज सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज बहुत सारे एग्जाम्पल एरोस्पेस से लेकर। आधे घंटे की बातचीत से मुझे ये लगा, लगभग आधे घंटे 40 मिनट हम लोगों ने बात की है, और 20 मिनट हमने आप दोनों को छोड़ा, 22 मिनट बल्कि 25 मिनट छोड़ा होगा। मुझे ये लगा कि नौकरी और पलायन सबसे बड़ी समस्या है। हम जो और ये सच है, जो आप दोनों के डिस्कशन से भी ये लोगों को लग रहा होगा कि ये जरूर नौकरी और पलायन है,
समस्या है और इस पे विचार का प्रसंग है। यहाँ के इकोनॉमिस्ट सोचे, यहाँ के लीडरशिप सोचे। लीडरशिप सिर्फ नेताओं में ही नहीं होता है, लीडरशिप हर तरह। लेकिन सिविल सोसाइटी के लीडर की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मैं आज बैठा हूँ इस सवाल को लेकर के कि ये सारे प्रसंग जनता भी ये देख रही है, जो आप देख रहे हैं, आप ऑर्गेनाइज तौर से और चीजों को कायदे से एक फ्रेम में लेकर के देख रहे हैं। जनता की मेमोरी कई बार शॉर्ट टर्म भी होती है, लेकिन सवाल यही है कि इलेक्टोरल प्रसंगों में अभी भी यदि हम अभी बात कर रहे होते कि चिराग पासवान को कितना मिला और ये मांझी को कितना मिला, तो हमारे व्यूअर्स भी आगे बढ़े हुए होते। हम आज दूसरी बात कर रहे हैं। एक चीज मैं जोड़ूंगी संजीव जी, अगर कंक्लूड कर रहे होंगे तो उसके पहले मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, आप अपनी बात करें। जी नहीं, हम अब कमेंट्स लेंगे, कई सारे बहुत बेहतरीन कमेंट्स हैं। मैं बस इस पे आ रही हूँ, आप उसके बाद कमेंट ले लीजिएगा कि जो अप्रोच भी अभी अगर मान लीजिए है, तो सवाल जनता को उठाना नीतीश कुमार का अप्रोच है। अब महिलाओं को एम्पावर करने की बात कर रहे हो, 10-10 हजार रुपए डाल रहे हैं 75 लाख महिलाओं के खाते में। और आपको एक दूसरी तरफ अभी मुझे मीना जी ने एक फिल्म कर्ज करके नाम है वो CPIML की तरफ से जो है वो लोगों ने फिल्म बनाई, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री है और उसमें वो पूरे डॉक्यूमेंट किया गया है। एक जो जर्नलिस्ट लोगों का काम था उस तरह का काम है कि किस तरह से जो है कर्ज के जाल में फंसी हुई है। और जो आंकड़े कह रहे हैं वो कह रहे 1.25 करोड़ के करीब में महिलाओं के ऊपर 30,000 महीने का कर्ज है जो है। तो आपकी राज्य की महिलाएं 75 लाख को आप 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, या 30-30 हजार का कर्जा 1.25 करोड़ से ऊपर की महिलाओं के ऊपर है जिन्होंने लिया हुआ। तो क्या वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगी, कौन सा मॉडल आप दे रहे हैं? आपको ये ग्राउंड पे पता नहीं है कि 10 हजार आपके देने से 20 हजार का तो वैसे ही और कमी है, और उसमें 75 लाख है, 75 लाख महिलाएं और उसमें है जो उस नेट में फंसी हुई हैं। तो हकीकत यह है कि आपका वो 10 हजार कहीं कुछ नहीं करने वाला है, कहीं भी कोशिश करिए कि आज आप इस पर और बात भी करिए। वो डॉक्यूमेंट्री आई है मनोरमा, मैं इसमें ये जोड़ दूं कि जो माइक्रो फाइनेंस का जो पूरा जाल है, इसमें चोर दरवाजे से बड़ी कंपनियां जो है वो घुसी हैं, और उसमें चूंकि इंटरेस्ट रेट काफी हाई है। देखिए, सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी इस चीज से मान ली है कि पैसे किसी को दे देने से वो इंटरप्रेन्योर नहीं हो जाता, जैसे उत्पादन बढ़ जाने से किसान समृद्ध नहीं हो जाता। वो जब तक पूरी जो माने जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंट नहीं बनता, इकोलॉजी नहीं बनती है, तब तक आपको उत्पादन के दाम नहीं मिलते हैं। तब तक वो कोई आदमी के पास सिर्फ देखिए, अर्थव्यवस्था के और समाज के प्रगति होने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो एक्सचेंज हो और साझेदारी हो। अगर वो नहीं होगा तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। अब ये जो सिस्टम है कि आप माने डिलीवरी सिस्टम में वन साइडेड आप करेंगे तो वो नहीं होगी। समाज को भी ये चीज देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को कि ये जो चीज जो 10 हजार से जो है वो आप क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कितना कर पाएंगे। और जो आपने कहा कि जो काम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, वो काम जो था वो मीडिया का था, और मीडिया क्यों नहीं कर रही है ये बात, क्योंकि उसका जो फिनेंशियल स्ट्रक्चर पर जो कॉर्पोरेट का कब्जा है, वो किसी कंपनी के खिलाफ ऐसी खबर नहीं कर सकती है कि उसका विज्ञापन रुक जाए, उसका अखबार नहीं चले। जो सोशल मीडिया में जो लोग तमाम लोग दौड़ रहे हैं, और वो किस तरह की चीजों पर हवा बना रहे हैं, किस तरह वो नेताओं पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। आप ऑन स्क्रीन हम देखते हैं कि वो जो एक बेचारा टूटा माइक लेके दौड़ रहा है किसी नेता के पीछे, और पैसे लेने पर वो बिल्कुल जय जयकार की मुद्रा में आ रहा है। उससे आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो जो है आपको धर्मनिरपेक्षता की और बाकी इलेक्टोरल सुचिता की बात वो लड़ने के लिए आपके साथ। जी, सिविल सोसाइटी की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो न्यायप्रिय दिखे, और न्यायप्रिय दिखने के साथ साथ वो समय के साथ संजीदा रूप से बिहार का चेहरा बदलने के सोसाइटी इन सवालों को लेकर के खास करके वो स्वांग रचता है। सिविल सोसाइटी का वो इशू नहीं है। सिविल सोसाइटी का इसलिए इशू नहीं है कि ये इनके बच्चे सब सेटल्ड हैं, इनके बच्चे बाल बच्चे सब, वो 5 लाख वाला आप देखिए ना, आप देखते वो बहुत सारे लोगों को मैं अभी बहुत सारे लोगों को ये दिला दूं, ये वही सिविल सोसाइटी है। एक लाइन में बोल देता हूँ। हाँ,
बहुत सारे लोगों को जो समाज के ऊपरी तबके में है, उनको लगता है कि उनको अब स्टेट से कुछ लेना देना नहीं है, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। उनका बैंक बैलेंस है, देखिए काहे कि वो इलेक्टोरल विनय पॉलिटिक्स में सर, वो भाग ले। देखते देखते अशोका और अजीम प्रेम जी खड़ा हो गया और वो वही शिक्षा का मॉडल हो गया, और वहां कौन लोग शिफ्ट कर गए वो सब दिखाई पड़ता है। इसीलिए आज मैं ये सवाल लेकर के बैठा हूं कि तो यदि स्टेट हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा, आप चाहे अरबपति हो जाए, उससे भी बड़ा। 76,000 विनय सर, टाटा ग्रुप का 76,000 अभी स्कूल हालिया तो विवाद स्टेट के देखिए कि पास टाटा ग्रुप के ओवरलैप हो रही है, बोर्ड में बातें ओवरलैप हो रही हैं जी। मैं 76,000 स्कूल, एक चीज इंक्लूड देता हूँ। एक सेकंड, 76,000 स्कूल्स तो भाई स्टेट के ही पास है ना, उसको ठीक करना था ना, वहां वहां क्वालिटी बनाना है ना, ये तो सवाल है ही। संजीव जी, वहां ये मानसिकता भी बनाना जरूरी है कि जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में आपको बेहतर शिक्षा है, और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें बेहतर शिक्षा नहीं है। एक तरफ जो जनता है तो वो सरकारी कैसे स्कूल के पास, मान्यता बनेगा? योगेंद्र यादव हो या अपूर्वानंद हो या मैं हिंदी वालों का नाम ले रहा हूँ, अंग्रेजी यू आर अनंत मूर्ति का आप इमोशनल वो वक्तव्य सुन चुके हैं कि 14 में मोदी का शासन आएगा तो मेरा, ये सब बातें लोग करते हैं। इमोशनल प्रसंगों में ये पूरा नेतृत्व को भी फंसा रखा है और दूसरे उसको फंसा रखा है। देखते देखते अशोका बन गया। अशोका शिक्षा का, मैं अशोका को टारगेट सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अशोका के अलावा जेएनयू खत्म हो गया सर। अभी प्राइमरी स्कूल तो छोड़ दीजिए 76,000 का मामला, डीयू खत्म हो गया, कथा खत्म है। और वहां जो लोग जा रहे हैं उनका कंसर्न नहीं बन रहा है। बहुत सारी बातें हैं। राहुल कह रहे हैं कि क्या राहुल भी बिहार के इलेक्शन का हरियाणा, और इस पर बात करेंगे आलोक रंजन जी। आज का चूंकि विषय ये नहीं है, राहुल जी फॉरेन एडवाइजर, कहीं उनको भी नोबेल प्राइज, ये सवाल तो है। 15-20 दिन पता नहीं क्यों चले गए वहां, 17 दिन अब आ गए हैं, शायद हो सकता है टिकट के डर से चले गए होंगे कि ज्यादा दबाव बन जाएगा। इसीलिए वोट चोरी, जिस समय आप वोट चोरी को मुद्दा बनाते हैं उस समय ये सवाल भी यदि आते, पूरा बदल जाता पूरा। यदि राहुल जो मॉडल दे रहे हैं इकोनॉमी का, वो लगभग नेहरू के आसपास का दे रहे हैं, उसको विस्तार दे देते तो शायद मुद्दा बन जाता। अजय मिश्रा कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां जैसे बीजेपी या कांग्रेस किसी एकल पार्टी की सरकार बने, चाहे किसी क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से, तब तक बिहार का कल्याण। अजय मिश्रा, आप राजस्थान के बारे में बताइए। हम जो सवाल लेके बैठे हैं वो आपके लिए लेके, राजस्थान का मॉडल यहाँ लागू किया गया है बिहार में, और वो लागू किया गया है प्राइवेट एजुकेशन को रेगुलेट करने को लेकर। आप भी बताइएगा कि राजस्थान के जो स्कूल्स हैं, बगल में गुजरात भी, उसका फी कितना है? हमारे यहाँ तो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक है। जरा इस पर बताइए। संजीव जी, सवाल ही नहीं, प्राइवेट स्कूल की हालत देखिए कि उसमें जो टीचर को सैलरी देने से ज्यादा जोर इस पर होता है कि स्कूल 5 स्टार होटल की तरह दिखे। वहां पे लॉन वाली घास बिछाने की क्या जरूरत है, और वो जो है ग्लास फेसेड देने की क्या जरूरत है? वो इसलिए कि सीधा सीधा आपको ठगा जा सके, कि उसमें आपको अगर पैसा ज्यादा लगे, आपको स्टेटस सिंबल लगे वहां अपने बच्चों को पढ़ाना। हाँ, थोड़ा ऐसी वैसी है, थोड़ा विनय सर, थोड़ा ऐसी। आप एजुकेशन भी देखिएगा ना, आप टीचर, आप प्राइवेट, मैं तो अपने अनुभव से देख रहा हूँ, सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए। आपको हाई स्कूल, ये आपको सरकारी स्कूलों के टीचर ज्यादा एडुकेटेड दिखाई पड़ेंगे। वो तो मैं कह ही रहा हूँ, कि जो सरकारी स्कूल के टीचर बेटर एजुकेटेड हैं, बेटर पढ़ाने की उनके अंदर वो क्षमता है, सैलरी उनको ज्यादा मिल रही है, आश्वस्त हैं। प्राइवेट स्कूल में जो है उनके पास नहीं, एक लैंग्वेज का हुआ खड़ा किया है, अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी का, बस वो एक लैंग्वेज का मीडियम जो है हवा, उसी के बलबूते पर बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सत्यहरी ने कही हैं, वो पर देखे जाने लायक हैं। एक कह रहे हैं वो कि आजादी के बाद से भारत में किसी भी पार्टी या पार्टियों की हो, भारत का हर क्षेत्र में विकास की अपनी एक पेस है। किसी पार्टी की सरकार में यह पेस धीमी तो किसी पार्टी की सरकार में तेज रही है। वो तो ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय और जो नियोजन असंतुलन, उसका शिकार जो भी हुआ, आपको ये जब भारत का इतिहास होगा तो आप ये देखेंगे ना कि पंजाब जो है वो विभाजन झेला, बंगाल जो है विभाजन झेला,
तो ये कुछ ऐसे रहे और नॉर्थ ईस्ट को लगातार जो है, तो इन सब को एक स्पेशल स्टेटस और उनको दिया गया। तो उसमें कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं राज्यों के साथ अन्याय हुआ, बिहार के साथ अन्याय हुआ, इसको ये भी एक डिस्कोर्स का हिस्सा बनाए जाने की जरूरत है। बिहार का विभाजन हुआ, उसके साथ में जिस तरह से उसके सारे इंडस्ट्रियल हब चले गए झारखंड में, उसका कंपनसेशन। और अगर एग्रेरियन स्टेट, अब जब बिहार की 54% से ज्यादा जमीन जो है वो कृषि में है, तो फिर फोकस होना चाहिए था कि बिहार में उसको लेकर के तो एक बिहार के किसान, मंडी, उपज, सब्सिडी, सिंचाई का कितना लैंड हमारा सिंचाई के अंदर में, ये सारे मुद्दे हमारे होने चाहिए। तो आपने ना एग्रेरियन रहा, आपने उद्योग हटा दिया, आपने पंचवर्षीय योजनाओं में इम्बैलेंस रखा, और उसका तो आपने बाढ़ को एड्रेस नहीं किया। अब बिहार कहाँ जाएगा? इसलिए ये सिर्फ बिहार की उसको, और सरकार केंद्र में कांग्रेस की, और वहां पे भी कांग्रेस की थी, फिर भी ऐसा हुआ। और 20 साल से और 30 साल से 35 साल कह लीजिए टोटल, 15 और इधर इनका 20 मिला करके, तो दूसरी सरकार रही जो केंद्र से अलग सरकार रही, तो भी क्या हुआ? तो इसमें तब वहां पर आता है विशेष राज्य का दर्जा, आर्थिक पैकेज, और ये तमाम चीजें आती है जो भी नहीं मिला बिहार को, वो भी नहीं मिला। तो ये सब चीज मिलाकर पूरे बिहार की तस्वीर बनाते हैं। सिर्फ जाति, सिर्फ नेता और सिर्फ ये सरकार, ये वो नहीं बनाते, ये सब मिलाकर बिहार की तस्वीर बनती है। और तब आपको लगता है कि अन्याय जो है बहुत स्तरों पे हुआ है। सत्यहरी कह रहे हैं कि ये एक बेसिक बात कह रहे हैं कि जिस राज्य में खेती करना मुश्किल है, उसकी फसल का उचित दाम मिलना मुश्किल है, कोई मंडी जहां ना हो, पारिवारिक खेत का बंटवारा भी बड़ी समस्या है। ये कह रहे हैं कि बिहार में कृषि मंडी होना ना होना भी एक बड़ी समस्या है। विनय जी, संजीव जी, मुझे याद है कि बिहार में एक डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुला है। उसके जो कई सारे लोग जो बहुत सारे मॉडल्स पे बात कर रहे थे कि कैसे बिहार वो, तो बिहार में कोऑपरेटिव पे काम ही नहीं हुआ। जब तक आपका कोऑपरेटिव नहीं होगा तो किसान जो है कैसे अपने यहाँ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का इस्तेमाल करेगा, कैसे मार्केट प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करेगा, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, उसके पास तो वो टूल ही नहीं है। तो वो जो सस्टेनेबल मॉडल जो बनेगा, तमिलनाडु में डेयरी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, बिहार में वो जातियां जो डेयरी का काम करती रही हैं, वो शासन में होने के बावजूद डेयरी इंडस्ट्री नहीं डेवलप होती है। आखिर क्यों? देखिए, आप जब किसान आंदोलन हुआ तो हमने बिहार के लिए भी बात की। बिहार के किसानों के लिए किसान आंदोलन मुद्दा क्यों नहीं बना? तो ये भी आप देखिए, मतलब नहीं था बिहार के किसानों के लिए मुद्दा, क्योंकि ना यहाँ पर सिस्टम, और ना ही इतने नहीं। उनका ये कहना था कि हम पंजाब के किसान जैसे नहीं है। यहाँ के 80% से ज्यादा किसान, 90% से ज्यादा किसान बोलेंगे कि हम तो सिर्फ सस्टेन करते हैं ना, एक हाथ। ये इसमें देखिए सत्यहरी जो कह रहे हैं मनोरमा, एमएसपी जैसी व्यवस्था बिहार में किसानों को क्या प्राप्त होता है? तो चूंकि कैश क्रॉप्स नहीं है, छोटे छोटे, तो वो जो मनोरमा भी कह रही है, उससे ये सवाल जाता है। एक सिस्टम है, लेकिन उनको पंजाब की तरह से नहीं है, और इतने पावरफुल भी नहीं है। और किसान छोटे छोटे, ज्यादातर जो खेती में वो छोटे किसान है, बहुत छोटे किसान है, छोटे ही नहीं, बहुत छोटे किसान है। तो इसीलिए वो किसान आंदोलन में भी बिहार के किसान नहीं शामिल हुए, क्योंकि वो उनका मुद्दा नहीं बन रहा था। बिल्कुल। मनोरमा, स्टेट इंटरवेंशन कितना इंपॉर्टेंट होता है इसका आप एक देख लीजिए कि भारत में गेहूं की फसल को बढ़ावा इसलिए दिया गया क्योंकि गेहूं एक्सपोर्ट हो सकता था, और उस एक्सपोर्ट से यहाँ के जो अंग्रेज के जो ऑफिसर थे उनको सैलरी मिलती थी। इसीलिए चावल के मुकाबले गेहूं को प्रमोट किया गया, कॉटन को प्रमोट किया गया, जूट को प्रमोट किया गया, जिनकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल वैल्यू थी, जिनसे इकोनॉमिक गेन होता था, वो बिहार में तब बिहार मतलब 20 से 30% के बीच में गेहूं उपजा रहा था। हाँ, तो इसीलिए जो आजादी के समय बहुत सारे जो किसान नेता किसानों को बताते थे कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स क्या है, ये मार्केट क्या है, आज किसानों को कोई ये बात नहीं बताता है कि आपको किस तरह से टेक्नोलॉजी यूज करना है या किस तरह से बाजार का फायदा उठाना है। किसान कोई दबाव समूह बन ही नहीं पाए बिहार में। आजादी के दौर में भले थे,
उनके पास में वोट नहीं था, इसके बावजूद कांग्रेस पे इतना दबाव था कि किसानों के मुद्दे 1935-36 में जो है वो पास करने पड़े कांग्रेस को। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि किसान संगठित रूप से, जैसे पश्चिमी भारत में, महाराष्ट्र में, अन्य जगहों पर एक दबाव समूह बन के उभरा, बिहार में वो दबाव समूह बन करके नहीं उभरा, वो बटा हुआ रहा। और यही वजह है कि किसानों के मुद्दे जो है सामने नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है, सुमित बाली जी पूछ रहे हैं, विनय सर, हर साल बिहार में आने वाली बाढ़ का कोई समाधान है क्या? जरूर समाधान है सुमित जी। एक दिनेश मिश्र जी हैं, उन्होंने बिहार में बाढ़ पे बहुत संगठित रूप से काम किया। ये चाणक्य ने बहुत पहले कहा था कि बाढ़ का मुकाबला दो चीजों से हो सकता है, एक उसमें नाव है और एक उसमें बांस है। आप आज भी देखेंगे कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में जहां पुल बार बार टूट जाते हैं और पुल नहीं रहते हैं, वहां ग्रामीण लोग बांस की चचरी बना करके छोटे हल्के वाहन तक पार करा ले जाते हैं। इसको व्यवस्थित रूप से, इसको टेक्नोलॉजिकली कैसे एडवांस कर सकते हैं, इसमें कोई काम नहीं हुआ। नेशनल बम्बू मिशन बना, कोई काम नहीं हुआ। हमने बांस के जरिए या अन्य एग्री प्रोडक्ट्स के जरिए बिल्डिंग मटेरियल कैसे बनाया जा सकता है, नेशनल बिल्डिंग मटेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, उसके प्रोडक्ट कैसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप वही मॉडल अपनाएंगे जो आपके काम की होगी, तभी आप, जब आपके यहाँ फूस का उपयोग नहीं होगा तो आप फूस क्यों करेंगे? तब आपको जो है वो खर वाली जमीन जो है आपके सिर पे बोझ की तरह लगती है। बिल्कुल। जब आपके पास पशु नहीं होंगे तो आप चारा के लिए जमीन क्यों छोड़ेंगे? ये पूरी चीज जो है बाढ़ का सॉल्यूशन, तो बाढ़, सिंपल शब्दों में बाढ़ का सॉल्यूशन जो बांध बनाए वो नहीं था, फेल हो गया। फरक्का और तमाम आप देख रहे हैं गाद से भरा हुआ है, उसको साफ करना मुश्किल है और पानी पीछे ठेल रहा है। तो आप साफ है कि आपको जमीन, ये बहुत बड़ा चेंज है जो कि किसी राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। केंद्र सरकार और पूरे बड़े हमारी तरफ इशू है, बड़े स्तर पर बड़े स्तर पर जब तक नीतियों में बदलाव नहीं आएगा, उसमें दो देश भी शामिल है, क्योंकि नदियां दो देश के बीच में है। नेपाल से पानी बरसता है, छूटता है, बिहार में आता है। अपर मैदान जो है वो यूपी का है, फिर यूपी से गाद कट के आता है, बिहार में गिरता है, फिर बंगाल में जाता है। ये सीधा हिसाब किताब है जमीन का। आपको एड्रेस, और कहीं आपने बांध बनाया, पानी भर गया, आप छोड़ दिए, तो सारा निचला हिस्सा पानी से भरेगा ही भरेगा। इसका तो ये पूरा जो डेवलपमेंट का जो तरीका, मुझे समाप्त करना पड़ेगा और कई सारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां, उस पर अब आप लोग अपनी टिप्पणियां मत करिएगा। सिर्फ मैं, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां, इसलिए मैं सिर्फ उनकी टिप्पणियां पढ़ लेता हूं। और LR भारती कह रहे हैं कि नीतीश जी ने कृषि मंडियां खत्म कर दी, जबकि केरल में हर फसल का MSP निर्धारित है। कोरोना के समय केरल सरकार हर परिवार को 12,000 की मदद की थी, केरल सरकार ने। जब तक केंद्र की बीजेपी सरकार सत्ता में, अब छोड़, मोदी सरकार दावा करती है कि MSP हर चीज का, अब आप छोड़ दीजिए, जब तक और अलग से भी बात करेंगे फिर इस पर। जब तक केंद्र की बीजेपी सरकार सत्ता में रही और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन भी जाए, तब भी इस सरकार के सामने बिल पास करना बहुत बड़ा टास्क हो। ये तो चीजें हैं, ये आप वादों का मामला है। पलायन को से अपनों से दूर चले जाते हैं, उसका दुख होता है, लेकिन पलायन वोट का मुद्दा इसलिए नहीं होता क्योंकि पलायन से घर में पैसा आता है। पलायन ही नहीं, पलायन है, शिक्षा है। पलायन को आप मुद्दा बना देंगे तो बन जाएगा, कंसर्न बन जाए तो। बिहार में बेरोजगार भूमिहीन लोगों की संख्या एक तरफ है, दूसरी तरफ सामंतवाद, बड़े बड़े जमींदार जो लगभग मुफ्त में लेबर चाहते हैं। ऐसे हालात में लोग पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मान बहादुर यादव कह रहे हैं कि यस सर, मेरी समझ से कुल मिलाकर बिहार के जो लोग सब कुछ कर सकते थे, वे लोग केवल अपने वर्चस्व को कायम रखने में ही व्यस्त रहे थे, मेरी समझ से। एक हद तक उच्च शिक्षा की कमी, प्राकृतिक आपदाओं का भय बिहार को आगे बढ़ने से रोक रहा है। सत्यहरी फिर कह रहे हैं कि मैडम जी, ये 10,000 रुपये कोई छोटा मोटा व्यापार के नाम पर दिया गया। देने वाले भी अच्छे से जानते हैं कि इनमें से 10% महिलाएं वापस कर पाएंगी, इसलिए 10,000 वापस नहीं देना है, इसका प्रावधान किया गया है। माइक्रो फाइनेंस का जाल ही इसलिए बिछाया गया है कि पहले हम उनको कर्ज के जाल में फंसाएंगे, फिर उनको कुछ पैसों का लालच देकर अपने पक्ष में उनका मत आसानी से लिया जाएगा। मान बहादुर यादव कह रहे हैं। संभव होगा और छोटा डॉक्यूमेंट्री होगा तो आज हम लोग रात में उसको देखेंगे, यदि मनोरमा चाहेंगी तो आज उसी पे बात कर लें। 10,000 रुपए से LR भारती कह रहे हैं कोई रोजगार नहीं खोला जा सकता है। चाय की दुकान, ठेले पर
भले ही खोल ले, फिर इनकी चाय तो जाति के आधार पर ही बिकेगी। सामाजिक सुरक्षा नहीं है, जाति देखकर व्यवहार होता है। तो ऐसे बहुत सारे, विदाउट सोशल जस्टिस देयर कैन नॉट बी रियल डेवलपमेंट। उत्तराखंड एंड हिमाचल आर द प्रूफ हाउ स्टेट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय सवर्न मेजॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट। ये है करीम साहब, इसलिए मैं कहा 10 साल अभी क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ साथ ये सारे मुद्दे सोशल जस्टिस के ही हिस्सा है। अभी भी राजस्थान में सरकारी शिक्षा स्कूल बहुत आगे है, बिल्कुल, बिहार में भी। वोट चोरी में ईवीएम तो मेन फैक्टर है, उस पर बात करने से कांग्रेस दूर भागती है। कांग्रेस ईवीएम पर खामोश क्यों है, ये बात की बात है सर। फिर घुमा फिरा के हम लोग आज क्या बिहार में 2 बच्चों से ज्यादा वालों को सरकार सुविधाओं को दूर रखा है? ये बिल्कुल बकवास बात है, बिल्कुल बकवास बात है। ये करना भी नहीं चाहिए। ये हम लोग मालथस का जो सिर पे लाद के कब तक चलते रहेंगे कि पॉपुलेशन जो है डायबिटीज। नरेश पासवान कह रहे हैं चौथी पास राजा को जुमला फेंकने में 9वीं फेल राजकुमार ने बहुत पीछे छोड़ दिया, पता नहीं। केंद्रीय खादी बोर्ड की जो सुविधाएं राजस्थान में लघु उद्योग के लिए दी जाती हैं, बिहार में है क्या? शायद नहीं। केंद्रीय खादी बोर्ड की जो सुविधाएं राजस्थान में लघु, मुझे लगता है यहाँ देश में बेरोजगारी का यह आलम है कि जो चपरासी बनने के लायक पे नहीं है, वो नौकरी का जुमला फेंककर पीएम और सीएम भी, ये सब ठीक है। लेकिन मुख्य सवाल आज का हमने इसीलिए रखा, दैनिक भास्कर का जो सर्वे है, बहुत सारे लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, सवाल आप जैसे ले जाएंगे फ्रेम करेंगे उस तरह से कई बार जवाब मिल जाता है। लेकिन जब बूथ पर जाते हैं आप, तो आपके सामने क्या ये क्वेश्चन होता है। ये पहली जिम्मेवारी उनकी है, दूसरी जिम्मेवारी पार्टियों की है। इवन जो कथित रूप से पीके और जनसुराज की ने इन सवालों को लेकर के मुद्दा बनाने की कोशिश की, वह भी उनका अवसरवाद ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे और प्रश्न जुड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर रात में 9 बजे। नमस्कार। अच्छा, आज तो राउंड अप का दिन है, इसलिए आज तो नहीं शायद डॉक्यूमेंट्री हम लोग देख पाएंगे, कल परसों या कुछ देख पाएंगे जी। चलिए, आज लेकिन मनोरमा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया क्या?